नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों ने उद्धव सरकार की चिंता बढ़ा दी। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है। मुंबई में तो हालात और भी चिंता बढ़ाने वाले हैं। वहां तो एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने के संकेत तक मिलने लगे हैं। एक दिन पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक में फिर से लॉकडाउन लगाने पर विचार करने के संकेत दिए। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन हो, नहीं तो बढ़ते मामले देखते हुए फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ऐसे ही संकेत मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी दिए। उन्होंने लोगों को कोरोना नियमों पर सख्त उसका पालन करने को कहा, नहीं तो कार्रवाई की बात भी कही। और साथ ही ये भी कहा कि अगर लोगों ने कोरोना नियमों का पालन नहीं किया तो एक बार फिर मुंबई में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो हर दिन कोरोना के 3000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो फिर तेजी से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर ये चिंता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए एक बार फिर से ये बोला गया है कि जो नियम हैं, जैसे मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग, इसको बनाना बेहद जरूरी। हालांकि इसके बाद ये भी बोल दिया गया है कि अगर इसका पालन नहीं किया जाता है, ज्यादा भीड़ एक जगह इकट्ठा होती है और नियमों को ताक पर रखा जाता है, तो अब फिर से मुंबई में, महाराष्ट्र में जहां जहां स्थिति खराब लगती है वहां लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लोग अभी भी ट्रेन से आ जा रहे हैं, बाकी भी मास्क तो यूज़ ही नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो वापस हम अपने लॉकडाउन के पास जा सकते हैं हम लोग। ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों के हाथ में लॉकडाउन होना है नहीं होना है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। मुंबई से अभिषेक पांडे हमारे साथ हैं, साथ ही साथ मुंबई से ही दिवाकर सिंह हमारे साथ है, दिल्ली से प्रियंका कांडपाल और रवि सिंह हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले दिवाकर का रुख कर लेते हैं। और दिवाकर, किस तरीके के संकेत अब सरकार की तरफ से और किस तरीके के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं? अर्पिता, देखिए, पिछले फरवरी के अगर 2 हफ्तों के आंकड़ों को देखें तो खास तौर पर मुंबई में अगर पिछले 17 दिनों में जो आंकड़े सामने आए हैं, करीब 10 से 11 हजार के बीच कोरोना केसेज मुंबई में सामने आए हैं। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो हर दिन 3000 औसतन जो है वो केसेज सामने आ रहे हैं। अगर जनवरी में बात करें, 14 जनवरी तक जो है ये केसेज कंट्रोल में थे। अब जबकि 1 महीने बाद जब ये आंकड़ा आया है तो जाहिर तौर पर एक बार चिंता बढ़ा रहा है सरकार की। इसी वजह से बैठक भी हुई है। लेकिन सरकार ने जो चेतावनी दी है कि लॉकडाउन फिर से हो सकता है, उस पर मुंबई करो की क्या राय है। मेरे साथ कुछ लोग भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। एक बात बताइए, कोरोना की स्पीड लगातार बढ़ रही है, सरकार कह रही है कि लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो लॉकडाउन फिर से करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, लॉकडाउन फिर से होना चाहिए? देखिए, जिस तरह सरकार ने गाइडलाइन, WHO सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइन बनाई थी, उसका पालन नहीं हो रहा है। जिस तरह लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उस तरह केसेज बढ़ रहे हैं। कल रात की अपडेट थी कि करीब 3600 केसेस बढ़े जो है। इसको देखते हुए लग रहा है कि सरकार आगे जो है लॉकडाउन लगा सकती है। कुछ अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है। अगर अभी भी लोग अगर इसको नहीं लिए सीरियस जो है, तो आगे लॉकडाउन बढ़ सकता है। केसेज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि फिर से मन में डर, जो पहले डर होता था, फिर से डर लगने लगा है? जी, डर तो बहुत है, क्योंकि जो हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, अभी हमारे यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हिसाब से पालन होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। काफ़ी जगह पे क्लब्स खुले हुए हैं, सब कुछ खुला हुआ है, तो वहाँ पर लोग बहुत करीब करीब रहते हैं। और कई जगह मॉल्स में वगैरह डर लगने लगा, डर बहुत लगने लगा है। और फिर से लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, लोअर वाले बेचारे बहुत परेशान हो जाएंगे। एक बात बताइए, आप चाय का व्यापार करते हैं, लॉकडाउन में पूरी दुकानें बंद थी, एक बार फिर सरकार करी लॉकडाउन जो है लगना चाहिए, क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन लगेगा तो व्यापार पर असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा ही, और लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। और जो केसेज बढ़ रहे हैं उसका क्या? अभी डिस्टेंस और लोगों को बहुत समझ के रहना चाहिए, एक दूसरे को 2 गज की दूरी रखना चाहिए, और डिस्टेंस ही बहुत ज़रूरी है। अभी कौन जिम्मेदार है? लोग जिम्मेदार हैं? आप लोग समझ नहीं रही बातों को? सर, लोग मजबूर है, लोग जिम्मेदार नहीं बोलते, लोग मजबूर है। लोगों के पास पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है, काम दाम बंद चल रहे थे। अभी जिस तरह सरकार ने 1 फरवरी से रेलवे चालू किया, कहीं न कहीं लोग मजबूरी में घर से बाहर निकल रहे हैं। मजबूर है लोग। जाहिर तौर पर अर्पिता, देखिए, लोगों के अलग अलग राय है। कहना है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि 10 महीने तक लोगों का व्यापार जो था वो पूरी तरह से बंद था, नौकरियां जो है। जी जी, ठीक है दिवाकर, रहिए जरा सा। देखिए, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां मुंबई महानगर पालिका ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सभी सोसाइटीज को एक नोटिस जारी किया
और इस नोटिस में सोसाइटीज में बाहर से आने वाले लोगों की एंट्री कम करने को कहा गया। साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग के साथ कोरोना के दूसरे प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने को कहा गया। यही नहीं, कोरोना पॉजिटिव मरीज के रिश्तेदार को भी 14 दिन के क्वारंटीन के लिए कहा गया। संपर्क में आए लोगों के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी बताया गया है। अभिषेक, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, मुंबई महानगर पालिका ने खासकर उन इलाकों में, जिन इलाकों में केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे 6-7 वार्ड आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर इस तरीके के नियम कंपलसरी करने शुरू कर दिए हैं। उसके साथ साथ जिस तरीके से कल देर रात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की एक हाई लेवल मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद उन्होंने साफ कर दिया कि अगर लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए तो मजबूरन लॉकडाउन जैसी स्थिति फिर से आ सकती है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो मुंबई कर है, अलग अलग बिजनेस करते हैं। आप बताइए कि क्या आप बिजनेस करते हैं, क्या आप फिर से लॉकडाउन में जाने के लिए तैयार है या फिर नियमों का पालन जरूरी होना चाहिए? लॉकडाउन में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है इस समय, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अगर कड़ाई से लॉकडाउन करना जो बात हो रही है, उसके पहले लोगों को अवेयरनेस रहना चाहिए और लोगों को ये सोचना चाहिए कि कोरोना ज़्यादा भीड़ भाड़ की वजह से फैलता है, तो इसको कम करना चाहिए। बिल्कुल कम करना चाहिए। आप बताइए कि आप नौकरी पेशा आदमी हैं कि किस तरीके से देखते हैं, अगर लॉकडाउन लगा तो क्या फिर से नौकरियों पर असर पड़ेगा? अभी लोग इतना इस महामारी की वजह से लोग इतने बेरोजगार हो गए, ऐसे खाने के पर इतना परेशानी हुआ है, जो ऐसे लोग इसी में नहीं जाना चाहिए और इसके ऊपर कड़ाई के साथ हमको रहना चाहिए। जो डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और हमारा जो मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन का आप बताइए कि किस तरीके से आप लोग पालन कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई कह रही है, मुंबई महानगर पालिका कह रही है अगर आप लोग नहीं सुधरे तो फिर से हम स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। नहीं सर, पालन तो थोड़ी डिस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन लोग कम कर रहे हैं, ढिलाई कर रहे हैं। जरूर ये बात का ध्यान देना चाहिए लोगों को कि सर मतलब इसका किया जाए कि दोबारा ना फैले। ऐसे अगर लॉकडाउन हुआ तो सर पहले अभी जो हुई थी उससे परेशानियां खत्म नहीं हुई। बिल्कुल परेशानियां खत्म नहीं हुई, लेकिन एक बार परेशानी कैसे तैसे झेल ली गई। अगर दूसरी बार इस तरीके की नौबत आती है तो क्या लोगों के पास पैसे हैं, लोग सर्वाइव कर पाएंगे या फिर लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करना चाहिए? कोरोना के नियमों का पालन अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन से जो निकले वहाँ से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाए। बिल्कुल अर्पिता, जिस तरीके से तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन में जाने से पहले कोरोना के जो नियम सरकारी गाइडलाइंस है उसका सख्ती से पालन होना चाहिए और लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि सरकारी तंत्र के अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग हैं उनको भी अवेयर होना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 महीने 11 महीने की जो स्थिति और इसीलिए बार बार सरकार की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि नियमों का पालन करें, नहीं तो आखिरी रास्ता लॉकडाउन का ही होगा और ये लोगों को समझना होगा। रहिए जरा साथ। वहीं शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी महाराष्ट्र में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर चिंता जताई गई। सामना के जरिए भी लोगों को चेतावनी दी गई कि नियमों का पालन नहीं करने पर राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है और यही नहीं, लोगों को इसे गंभीरता से लेने की भी नसीहत दी गई। हालांकि सामना में लॉकडाउन को आखिरी विकल्प बताया गया है, लेकिन इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया गया कि इसे लागू करने की नौबत सरकार पर ना आए, इसकी जिम्मेदारी भी जनता की ही है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर महाराष्ट्र सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है। हालात नहीं सुधरे तो मुंबई में एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की बात की जा रही है और इसकी एक वजह भी है। देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस में महाराष्ट्र और केरल की हिस्सेदारी चिंता बढ़ाने वाली है। देश के कुल कोरोना एक्टिव केस में सिर्फ अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 27% से यहां मरीज ज्यादा हैं, जबकि केरल में तो हालात और ज्यादा खराब हैं। वहां कुल एक्टिव केस में 45% मरीज हैं, जबकि देश के बाकी सभी राज्यों में मिलाकर कुल मरीजों की संख्या के 27% से ज्यादा मरीज हैं। प्रियंका हमारे साथ मौजूद है और प्रियंका, वाकई ये चिंता बढ़ाने वाली बात है महाराष्ट्र के लिए और नियम इसीलिए बोले जा रहे हैं कि फॉलो किए जाएं, नहीं तो आखिरी विकल्प तो देखिए लॉकडाउन ही है। लेकिन वजह क्या है, क्योंकि आपके साथ शायद कोई डॉक्टर भी हैं, उनसे अगर पूछिए कि इसके पीछे वजह क्या है कि वहां केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लापरवाही तो देखिए कई जगहों पर हो रही है, देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र में ये बहुत ज्यादा केस बढ़ रहे हैं, क्यों? जी बिल्कुल, डॉक्टर संदीप नायर हैं हमारे साथ बीएलके हॉस्पिटल से। सर, ये महाराष्ट्र के केसेस में फिर से सर्जेस देखे जा रहे हैं। दिल्ली में अभी हालांकि स्थिति कंट्रोल में है, कोई कारण आप समझ पा रहे हैं कि अचानक से मामले इतने क्यों बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र केरला में खासतौर पर? देखिए, अभी जो कोविड है वो गया नहीं है। हमको सब एक बात अपने दिमाग में ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि कंप्लेसेंट होना या ढील देना बिल्कुल भी नहीं है होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड हाइजीन को हमेशा से अपने पास रखना चाहिए।
कुछ केसेस कम होने का मतलब ये नहीं है कि कोविड चला गया, जो सब लोगों ने सोच लिया। महाराष्ट्र में 4000 से ज़्यादा एक दिन में केसेस आना, इस बात का अपने आप में ये मालूम चलता है कि शायद लोगों ने मास्क लगाना कम कर दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग कम कर दी है, यानी कि प्रिकॉशंस लेनी कम कर दी है। इसलिए महाराष्ट्र और केरला में एकदम से केसेस बढ़ गए हैं। ज़्यादा खतरा इस बात का भी है कि दूसरे स्ट्रेन भी आने सकते हैं, जैसे वो कैंट स्ट्रेन जो कि यूके का स्ट्रेन है, या फिर अभी उसने भी दस्तक दे दी है साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा घातक है। तो अभी ये मत सोचिए कि कोरोना चला गया, ये कोविड खत्म हो गया है, अभी भी हमारे को पूरे प्रिकॉशन लेते रहना है। लेकिन अगर अब सरकारों की तरफ से भी बात की जाए तो ढील जो है वो सरकारों की तरफ से भी दी जा रही है। जैसे दिल्ली की अगर बात की जाए तो बस में फुल कैपेसिटी में आप जा सकते हैं, मूवी हॉल्स में आप फुल कैपेसिटी अलाउड है। लोग तो ढिलाई बरत ही रहे हैं, सरकारें भी बरत रही हैं। लोगों को कैसे समझाएंगे आप कि अभी खतरा टला नहीं है? बिल्कुल ठीक बात है जी। अभी भी हमें तो यही लगता है कि अभी इतनी जल्दी ढील नहीं होनी चाहिए थी। जैसे वो गैदरिंग भी 50 और 200 हो गई है, या बसेस में फुल जा रही हैं। और ये देखिए, हम जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे महाराष्ट्र है चाहे केरला है, हम सब जुड़े हुए हैं। अभी भी जो हमारे कनेक्शन है, चाहे वो फ्लाइट की है, ट्रेन की, वो सब चल रही हैं। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि कन्फाइंड रहेगा एक ही सिटी में, एक ही स्टेट में, कभी भी बाकी स्टेट्स में आ सकता है। भगवान ना करे कि आए, हम अपनी तरफ से पूरी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हमारे को अगर ये सोचें कि हम ढील दे सकते हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग कम कर सकते हैं या गैदरिंग अलाउ कर सकते हैं, तो एक बार सरकार को फिर सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र ऑलरेडी सोच रही है कहीं वो लॉकडाउन में आ जाए। नहीं बढ़ती जाएगी ये स्ट्रिक्टनेस तो फिर तो लॉकडाउन ही अगला उपाय है। बिल्कुल। और आपने देखे जब शुरू में लॉकडाउन हुआ था तो उससे काफ़ी हमारे ने काबू पा लिया था, लेकिन जैसे ही वो दिवाली के आसपास शुरू हुआ तो फिर से एकदम से सर्ज आई थी। अब बाय गॉड्स ग्रेस काफ़ी कम केसेस हैं यहाँ पे। अब हमारे को अगर अभी ढील बरत दी और फिर ये केसेस आ गए तो हम ही जिम्मेवार होंगे। तो बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर संदीप नायर यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब ये लोगों की अपनी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, और साथ ही सरकार को भी इस दिशा में कदम उठाने चाहिए कि एकदम से इस कदर की ढिलाई ना दे दें, क्योंकि ना सिर्फ कोरोना वायरस बल्कि बाकी स्ट्रेन्स भी जो हैं वो लगातार आ रहे हैं और सारे राज्य इंटरकनेक्टेड हैं। तो महाराष्ट्र के बाद अगला नंबर किसी भी राज्य का हो सकता है। ठीक है, रहिए जरा साथ। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव और नीति आयोग के सदस्य ने भी महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के बढ़ते हालात पर चिंता जताई। पिछले सप्ताह की तरह चिंता का विषय केवल 2 राज्य हैं, क्योंकि वहाँ 61,550 एक्टिव केसेस केरला में हैं और 37,383 एक्टिव केसेस महाराष्ट्र में। Within Maharashtra, couple of districts, Amravati, Nagpur, Pune, Akola, and such smaller cities are a cause for concern, cause for us to watch and to never forget, at least at this point in time, for some more time, that this virus has not gone away. It is still affecting our populations, and it can still raise the number of cases in a given population. So this is a concern that we would very much like to convey, that things cannot be taken for granted. और अब बात वैक्सीनेशन की, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने चिंता जताते हुए कहा कि जिन कोरोना योद्धाओं ने अब तक टीका नहीं लगवाया वो जल्द से जल्द टीका लगवा लें। उन्होंने जानकारी दी कि जब तक देश में कुल करीब 87,40,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज नहीं लगती, इस पूरे वैक्सीनेशन में 85,70,000 लोगों की पहली डोज दी गई, जबकि 1,70,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज भी लगा दी गई। देश के 8 राज्य ऐसे हैं जहां 60% से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज दे दी गई है। वहीं 8 राज्य ऐसे हैं जिनमें 40% से ज्यादा कोरोना योद्धाओं को पहली डोज दे दी गई, जबकि 10 राज्य ऐसे हैं जहां सिर्फ 10% कोरोना योद्धाओं को ही पहली डोज दी गई है। रवि हमारे साथ मौजूद हैं। और रवि, देखिए, जरूरी ये है कि वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो भी रफ्तार पकड़े, क्योंकि वो भी एक विकल्प है जहां एक तरफ आपको प्रिकॉशन रखना है, वहीं दूसरी तरफ इस दिशा में भी सोचना होगा। अर्पिता, क्योंकि पूरे देश में लगभग 1 करोड़ इसकी संख्या पहुंचने वाली है जिनका टीकाकरण हो चुका है, करीब 1 करोड़ पहुंचने वाली है। लेकिन अभी सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों का और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जा रहा है टीका, और जल्द ही ऐसे लोगों को भी दिया जाएगा जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है। हमारे साथ में डॉक्टर अनिल गोयल हैं, जो IMA के सेक्रेटरी भी हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि टीका आपके जगह पर भी, जो ये हॉस्पिटल है वहाँ पर भी दिया जा रहा है, क्या स्थिति है अभी? हमने देखा है कि केरल और मुंबई, महाराष्ट्र,
इन जगहों पर स्थिति एक बार फिर खराब हो रही है। केसेस तो बढ़ रहे हैं, आपने ठीक कहा। महाराष्ट्र में, दिल्ली में केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन इसी केसेस के कम होने के कारण शायद लोगों में जो डर था वो कम हुआ है, लेकिन वो डर गलत है, उनको कम नहीं होना चाहिए। लोगों को अपने आप ही और आना चाहिए वैक्सीन लगवाने के लिए। लोगों के मन में कुछ शंकाएं भी हैं वैक्सीन के प्रति कि सेफ है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, तो उसके लिए भी लोग यहाँ कम आ रहे हैं। तो मुझे लगता है लोगों में और अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों की चिंताएं और कम करने की ज़रूरत है। आप जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये खुद वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ पर क्या स्थिति है? जो शुरुआती दौर हुई थी, जो वैक्सीन लगने की शुरुआत हुई थी, और अब उसमें क्या बदलाव है? अभी वैक्सीन जो लग रही है वो थोड़े लोग जैसे 30% to 35% वैक्सीन लग रही है, लेकिन मुझे लगता है और लगेगी अगर लोगों में डर कम हो जाएगा। और हम लोगों ने तो IMA से भी कहा है, IMA के माध्यम से, कि अब वॉक इन वैक्सीनेशन कराएं। उसका मतलब क्या है? वॉक इन वैक्सीनेशन है जैसे कोविन ऐप के माध्यम से कराते तो हमारे माध्यम से कराएं। मतलब जनरल जो भी लोग आए वो जो वैक्सीन के लिए ओके है उसको वैक्सीन लगे। जैसे एक तो अभी हेल्थ केयर वर्कर को लग रही है, फ्रंटलाइन वर्कर को, जनरल पब्लिक को भी लगे। और जनरल पब्लिक को कोविन ऐप के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लगती है, उसको फोरगो करके वॉक इन। केंद्र सरकार की तरफ से ये कल भी कहा गया था, कल कहा गया है कि महाराष्ट्र और केरल दो ऐसे राज्य हैं जो चिंता बढ़ा रहे हैं। ये एक चीज़ हमने देखा था कि केरल के मॉडल को की तारीफ लोग बहुत कर रहे थे कि केरल में केसेस बहुत कम है, जबकि शुरुआत वहीं से हुई थी। क्या ऐसी वजह आप मानते हैं कि दोनों राज्यों में एक बार फिर स्थिति खराब हुई है? देखिए मैं कहूँगा लोग कॉम्प्लेसेंट हो रहे हैं ना। लोग मास्क बिहेवियर नहीं रहे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपना रहे हैं। लोगों का डर कम हो गया है, तो इसलिए लोगों को डर तो रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। अभी भी कोविड के केसेस दिल्ली में भी बढ़ सकते हैं दोबारा। दूसरा है ऑप्शन, कारण है कि कोविड का नया एक वेरिएंट आ रहा है, आप जानते हो ब्राजीलियन वेरिएंट आ रहा है, तो री इन्फेक्शन भी हो सकता है। जिनमें पहले इन्फेक्शन हुए उनके री इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये माना जाए कि जिन राज्यों में या जिन शहरों में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं वहाँ लापरवाही ज़्यादा देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से कॉम्प्लेसेंट का मतलब लापरवाही हुई ना, लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं अपना रहे हैं क्योंकि केसेस कम हुए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोबारा केसेस बढ़ जाएंगे अगर लोग लापरवाह होंगे तो। दोबारा जिनको पहले कोविड नहीं हुआ उनमें हो जाएगा, या जिनमें कोविड पहले हुआ उनमें री इन्फेक्शन हो सकता है अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाया जाएगा। सरकार, अगर हम सरकार के और खास करके राज्य सरकारों की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार राज्य सरकारें भी हैं, राज्य सरकारों के ऊपर भी छोड़ा गया है। तो दिल्ली की हम बात करें तो क्या स्थिति है अभी? देखिए ये राज्य सरकार केंद्र सरकार का मसला नहीं है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो ये सारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम को देखती है, सिविक अथॉरिटीज़ देखती हैं। तो इसको हम कहते हैं कि रीबूट स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। वी नीड टू रीबूट द स्ट्रेटेजी ऑफ कोविड वैक्सीनेशन। रीबूट का मतलब ये हुआ कि अब जिस तरह से लोग कम आ रहे हैं उनको बढ़ाने के लिए कोविन ऐप के माध्यम से कोविन ऐप की ज़रूरत खत्म की जाए और वॉक इन वैक्सीनेशन किया जाए। ठीक है, लापरवाही जो बरती जा रही है और लोग निश्चिंत हो रहे हैं वो कम से कम ना हो, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। ठीक है रवि, जरा रहिए साथ। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में फर्जी तरीके से कोरोना वैक्सीन लगाने का मामला भी सामने आया है। आरोप है कि ग्रेटर नोएडा में दादरी इलाके के क्लिनिक में बिना प्रशासन की मंजूरी के कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसकी जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस की मदद से छापा मारा और 5 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिनके पास से वैक्सीन भी बरामद की गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक आरोपियों ने आसपास के इलाकों में 1000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई थी। वैक्सीन लगा रहे थे और उनके ये पेपर हैं सारे, तो उसको जो पेपरों को वो दिखा रहे कर रहे थे, लेकिन बिना भारत सरकार के परमिशन और CMO सर के नॉलेज संज्ञान में लाए या शासन को बताए, वो ट्रायल बेसिस पर इसको जो है गाजियाबाद और यहाँ पर करीब कई हज़ार लोगों को ये वैक्सीन लगा चुके हैं। मौके से 5 आदमी पकड़े। अब बात टूलकिट केस की। न्यूज़ 18 के पास टूलकिट केस में 4 फरवरी को दर्ज उस FIR की कॉपी है जिसमें दिल्ली पुलिस ने बताया कि किस तरह आंदोलन की आड़ में हिंसा भड़काने के लिए SFJ और PGF नाम की खालिस्तानी समर्थक संगठनों ने पुराने फेक वीडियो सोशल मीडिया पर डाले। पुलिस का आरोप है कि 26 जनवरी के समारोह में बाधा डालने के लिए भारत विरोधी पोस्ट साझा की गई। FIR में यह भी दावा किया गया कि 26 जनवरी के बाद 4 और 5 फरवरी को भी सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की साजिश थी, लेकिन ग्रेटा थुनबर्ग ने गलती से इसके लिए तैयार टूलकिट पोस्ट कर दी और पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया।
तो न्यूज 18 के पास इसकी एफआईआर की देखिए कॉपी है और इसमें पुराने वीडियो जो हैं वो साझा किए गए, लेकिन जैसी जानकारी सामने आ रही है ग्रेटा थुनबर्ग ने दरअसल गलती से इसके लिए जो तैयार टूलकिट चल रही थी उसको पोस्ट कर दिया और उसके बाद जांच जब आगे बढ़ी तो एक के बाद एक नए किरदार, नए चेहरे सामने आ रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है कि मंशा इनकी क्या थी जरा समझिए। पुराने वीडियो शेयर हो रहे थे, पुराने जो फोटो हैं उनको शेयर करने की कोशिश थी इनकी। हमारे साथ कुछ खास सहयोगी इस वक्त हैं। दिल्ली पुलिस मुख्यालय से आनंद तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पहले जल्दी से आनंद का रुख कर लेते हैं और साथ ही साथ देखिए मुंबई से दिवाकर हमारे साथ हैं। आनंद, किस तरीके की साजिश ये थी और गलती से कैसे ये टूल किट साझा किया ग्रेटा थनबर्ग ने, उसके बाद ये साजिश जो है वो नाकाम हो गई और खुल गई? जी देखिए अर्पिता, जिस तरह से ये टूल किट को क्रिएट किया गया था, बनाया गया था शांतनु, निकिता और दिशा रवि ने, उसमें दिशा की एक चैट सामने आई थी और दिशा ने इस टूल किट को ग्रेटा को दिया था, लेकिन ये एक इंटरनल ये सर्कुलेट करने के लिए दिया गया था, लेकिन गलती से ग्रेटा ने इसे सोशल मीडिया पे ट्वीट कर दिया और जैसे ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ उसके बाद एक तरीके से माहौल बनना शुरू हो गया। यही वजह थी कि जो दिशा रवि हैं उन्होंने ग्रेटा को बोला कि इसे तुम्हें सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना था। यहीं से स्पेशल सेल को एक लीड मिली और उसके आधार पर स्पेशल सेल ने 4 फरवरी को आईपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। न्यूज 18 इंडिया ने कल सबसे पहले एफआईआर की कॉपी दिखाई थी जिसमें बाकायदा पूरा जिक्र था कि किस तरह से 26 जनवरी के दिन साइबर हमला करना है, साइबर स्ट्राइक करना है और किस तरह से क्या क्या टास्क दिए गए थे। यहाँ तक उस एफआईआर में जिक्र किया गया कि जो आईटीओ के पास मिंटो रोड पर एक किसान प्रदर्शनकारी की जो अनियंत्रित होकर जो ट्रैक्टर था वो पलट गया था, उसमें जो मौत हुई थी उससे भी पुलिस की गोली से हत्या बताया गया। यानी कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। एक बड़ी जानकारी ये भी आ रही है कि जो दिशा रवि है उसने कुछ नामों के खुलासे किए हैं और उस मामले में दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों का ये दावा जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 2 दिन के बाद कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। यानी कल के बाद परसों कोई बड़ी कार्रवाई स्पेशल सेल इस पूरे मामले में कर सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाम दिशा रवि ने बताए हैं जो इस टूल किट पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, रहिए साथ। देखिए टूल किट साजिश मामले में आरोपी निकिता जैकब की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में फैसला सुनाया जा सकता है। एक दिन पहले हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत पर फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया था। निकिता के वकील ने कोर्ट में माना कि वो टूल किट और इसे बनवाने वाली संस्था पीजीएफ से जुड़ी है। वहीं इस मामले में एक और आरोपी शांतनु को बॉम्बे हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। दिवाकर हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा एलिगेशन यह है कि पहले जब दिल्ली पुलिस गई थी उस दिन शाम का वक्त था, इसलिए जो है उनका पूरा जो स्टेटमेंट है वो नहीं लिया जा सका। दूसरे दिन कहा भी गया कि 10:30 बजे वो आएंगे, लेकिन उनका कहना है कि सी इज एब्सकॉन्डिंग। दिल्ली पुलिस एक तो बिना समन्स के, बिना कोई नोटिस के उसके घर पे गई थी। दिल्ली पुलिस गई थी सुबह 10 बजे से लेके रात के 11 बजे के बाद भी उसका पूछताछ चल रहा था। सारे गैजेट्स वगैरह सब कुछ सीज कर चुके हैं, उसके फैमिली के गैजेट्स वगैरह भी सब कुछ सीज कर चुके हैं, जो कि एब्सोल्युटली इलीगल है। सो ये जो टर्म उसके ऊपर थोपा जा रहा है कि वो एब्सकॉन्डिंग है या फिर कोऑपरेट नहीं कर रही, ये एब्सोल्युटली और सरासर गलत है। सिर्फ उसको डिफेम करने के लिए किया जा रहा है, नथिंग एल्स। दिवाकर देखिए हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने वकील से बात भी की। दिवाकर, ये फैसला जो अभी कोर्ट की तरफ से आना है वो कब तक आ सकता है? देखिए कोर्ट का जो कॉज लिस्ट होता है उसके मुताबिक आज दोपहर के बाद जो है निकिता जैकब के मामले में फैसला आ सकता है, लेकिन सबकी निगाहें उसी पर भी टिकी हुई हैं क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने इसी मामले में शांतनु मुलुक को ट्रांजिट रिमांड दे दी है। कल जब इस पूरे मामले में 1 घंटे सुनवाई चली थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो साफ तौर पर जो दिल्ली पुलिस के वकील है उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जो ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल की मांग निकिता जैकब की तरफ से की गई है उसका कोई प्रोविजन सीआरपीसी में है ही नहीं। दूसरी अहम चीज कि जो निकिता जैकब की वकील है उन्होंने ये माना था कि निकिता टूल किट से जुड़ी थी, तमाम लोग उससे जुड़े थे, और दिल्ली पुलिस जो कह रही है कि सीआरपीसी में कोई प्रोविजन नहीं है ट्रांजिट बेल का, वो उन्होंने माना कि हाँ ये सही है, लेकिन हम नेचुरल बेस पर कोर्ट से कुछ दिन की राहत मांग रहे हैं। यही वजह है कि हमने बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ मूव किया।
सबसे अहम चीज फिर मामले में यह है कि दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कोर्ट के सामने कि 11 फरवरी को जब दिल्ली पुलिस की टीम निकिता जैकब के घर पर गई थी, उनके घर पर उनसे कई सारे दस्तावेज भी साइन कराए गए थे और साफ ये कहा गया था कि 12 फरवरी को दोबारा दिल्ली पुलिस की टीम उनके घर 10:30 बजे आएगी, लेकिन उसके पहले ही निकिता जैकब फरार हो गई थी। तो सबसे अहम चीज ये है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से एक सवाल और खड़े किया गया कि हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है, उसकी अपनी पावर होती है, इसलिए किसी भी कोर्ट के आदेश में दूसरे स्टेट की कोर्ट को इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। यानी साफ तौर पर 30 हजारी कोर्ट ने जो दिल्ली के है उसने एनपीडब्ल्यू जारी किया है निकिता जैकब के खिलाफ। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट का क्या फैसला आता है, क्योंकि निकिता जैकब के वकील से शांतनु केस की जो ऑर्डर आया है औरंगाबाद बेंच का, उसका कॉपी भी मांगा गया है। आज उसके वकील वहां पहुंचेंगे और इस पर मामले में ठीक है दिवाकर, रोक रही हूँ मैं रोक रही हूँ आपको। देखिए बड़ी खबर आ रही है, 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा से जुड़ी दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम मनिंदर सिंह बताया जा रहा है और पुलिस के मुताबिक आरोपी मनिंदर एक वीडियो में लाल किले पर तलवार लहराता हुआ नजर आ रहा है और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए यही वो शख्स है, यही वो आरोपी है जिसका नाम मनिंदर सिंह बताया जा रहा है। फिलहाल इसे गिरफ्तार किया गया है और ये वीडियो भी सामने आया। दरअसल आपको बता दें, लगातार दिल्ली पुलिस की कोशिश थी कि जो सीसीटीवी है उन्हें खंगाला जाए, जो आम लोगों से वीडियो प्राप्त हो पा रहा है उसके माध्यम से भी लोगों की पहचान हो कि आखिरकार कौन कौन से वो चेहरे थे जो उस दिन वहां पर मौजूद थे। और उसी के तहत देखिए 26 जनवरी का ये वीडियो पुलिस के हाथ लगा, जिसमें ये आरोपी आपको तलवार लहराता हुआ करतब करता हुआ नजर आएगा। मनिंदर सिंह इसका नाम बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने एक और आरोपी को इस केस में गिरफ्तार किया है, इसका नाम मनिंदर सिंह बताया जा रहा है और इसी वीडियो के आधार पर इसकी पहचान हुई। जरा ये दो तस्वीरें देख लीजिए, एक तरफ वो आरोपी जो 26 जनवरी की वीडियो में दिख रहा है और वो साफ आप शक्ल नहीं शायद देख पाएंगे, लेकिन देखिए दूसरी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं यही आरोपी मनिंदर सिंह, जिसको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। जो वीडियो हाथ लगे हैं पुलिस के, उसके आधार पर अब लोगों की पहचान हो रही है और उनकी गिरफ्तारी हो रही है, उनसे पूछताछ हो रही है और आगे की कड़ियों को भी जोड़ा जा रहा है। आनंद तिवारी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके और अपडेट के साथ। आनंद जी देखिए अर्पिता, मनिंदर की गिरफ्तारी इसलिए सबसे अहम मानी जा रही है क्योंकि जिस तरह से लगातार दिल्ली पुलिस दावे कर रही थी कि सोशल मीडिया के जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी और उसका जीता जागता उदाहरण मनिंदर सिंह ने अपनी पूछताछ में स्पेशल सेल के सामने खुलासा किया है कि वो फेसबुक पे जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर लगातार पोस्ट की जा रही थी और वो किसानों के जो भाषण सुनता था उससे वो रेडिकलाइज हुआ। उसके बाद बाकायदा स्वरूप नगर में उसने तलवार चलाने की ट्रेनिंग भी अपने दोस्तों को दी। ये पूरी जानकारी भी स्पेशल सेल को हाथ लगी है। 2 तलवारें उसके पास से बरामद की गई और उसके बाद वो तलवार लेके अपने दोस्तों के साथ बाकायदा लाल किला पहुंचा और 26 जनवरी के दिन प्राचीर पर, जो लाल किले का प्राचीर है, वहां पर सबसे आगे ये शख्स नजर आ रहा है। तमाम जरा साथ रहिए। देखिए दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान पुलिस पर जानलेवा हमले करने पर वो जो प्रदर्शनकारी उनको गिरफ्तार भी किया गया है। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि आरोपी कल रात पुलिसकर्मी की कार छीनकर भागा और पीछा करने पर उसने एसएचओ पर तलवार से भी हमला किया, लेकिन पुलिस ने सिंघू बॉर्डर से मुकरबा चौक तक करीब 10 किलोमीटर तक उसका पीछा किया और हमलावर को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान पंजाब के रहने वाले हरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। हरप्रीत पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। आनंद जी देखिए बिल्कुल अर्पिता, कल शाम 8 बजे की पूरी घटना है। सिंघू बॉर्डर पर ये जो शख्स था पंजाब का रहने वाला, ये आंदोलन साइड से आया और उसके बाद ये नशे में था, जो आधिकारिक जानकारी मिल रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से, और इसने सबसे पहले दिल्ली पुलिस के एक जवान की कार को छीना और उसके बाद उसे लेकर ये वहां से फरार हो गया। तुरंत पीसीआर कॉल हुई और 5 पीसीआर इसका पीछा करी थी। उसी दौरान मुकरबा चौक पर जो एसएचओ थे समयपुर बादली आशीष दुबे, वो अपनी टीम के साथ इसका पीछा कर रहे थे। उसी दौरान इसने वहां पर कार छोड़ी और एक दूसरी स्कूटी लेकर ये वहां से फरार हुआ। उसी दौरान एसएचओ समयपुर बादली को गर्दन और उंगली में चोट लगी है, जिन्हें रात में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब फिलहाल वो डिस्चार्ज होकर अपने घर पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन इस पूरे मामले में 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रहिए जरा साथ आनंद। देखिए किसानों के नाम पर आईएसआई और इमरान के मंत्री भी आंदोलन जीवी नहीं है, बल्कि खुद को पर्यावरण का सबसे बड़ा रक्षक बताने और इसी बात का प्रचार करने वाले कुछ खास तरह के पर्यावरण प्रेमी आजकल नकारात्मक वजहों से सुर्खियों में हैं। ये ऐसे पर्यावरण प्रेमी हैं जिन्हें किसानों से, उनकी खेती से, धरती के कटते जल स्तर से
कोई प्रेम नहीं है, उन्हें प्यार है भारत विरोधी एजेंडे से। पर्यावरण प्रेमियों का पर्दाफाश। पर्यावरण प्रेमियों की नीयत खराब। किसान बहाना, एजेंडा है चलाना। ग्रेटा थुनबर्ग, स्वीडन की पर्यावरणविद। दिशा रवि, भारत की पर्यावरण एक्टिविस्ट। किसान आंदोलन में पर्यावरण प्रेमियों की सक्रियता सिर्फ इत्तेफाक नहीं, बल्कि खराब नियत वालों के समागम का नतीजा है। हम बात कर रहे हैं पंजाब में तेजी से घटते जलस्तर की। इसका सीधा कनेक्शन पर्यावरण से और किसान आंदोलन के नाम पर सक्रिय पर्यावरणविदों से भी। एमएसपी की गारंटी के लिए आंदोलन हो रहा है। धान की खेती पर्यावरण से जुड़ा मुख्य मुद्दा है। धान के लिए पानी ज्यादा लगता है, पानी का ज्यादा दोहन हो रहा है। इसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल यानी भूजल स्तर घट रहा है। लेकिन पर्यावरणविद या तो इस मामले में चुप हैं या आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। दिल्ली की सरहदों से लेकर सोशल मीडिया तक किसान आंदोलन की आड़ में देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के पर्यावरण प्रेम वाली मंशा पर सवाल उठ रहा है। सवाल ये कि क्या ये देश के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं या फिर अपने पर्यावरण को लेकर चिंतित भी है। न्यूज़ 18 इंडिया आज आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएगा कि किस तरह से किसान आंदोलन की आड़ लेकर देश विरोधी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए पर्यावरण प्रेमियों का सहारा लिया जा रहा है। अब तक पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पारंपरिक खेती का विरोध करने वाले पर्यावरणविद अचानक किसान आंदोलन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि ये हमेशा से इन राज्यों में पारंपरिक खेती का विरोध करते रहे हैं। इनका साफ कहना था कि पारंपरिक खेती की वजह से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में भूजल का स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। हर साल जमीन के नीचे जल स्तर 51 सेंटीमीटर घट रहा है। 2006 से 2017 के बीच 55% कुओं का जलस्तर 2 मीटर तक घटा। अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, मोंगा, मानसा, संगरूर, बरनाला, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में जलस्तर घटा है। फिरोजपुर, भटिंडा, मुक्तसर, फाजिल्का में भी पानी की किल्लत बढ़ी है। 14,51,000 ट्यूबवेल से 35.78 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी सालाना निकल जाता है। करीब 3.5 लाख करोड़ लीटर भूजल का दोहन होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तीनों राज्यों में गेहूं चावल का साइकिल इतना मजबूत हो चुका कि उससे पानी की क्वांटिटी तो पानी का लेवल तो कम हो ही रहा है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पानी की यूज हो रही है। उसके साथ साथ ज़मीन की गुणवत्ता भी बहुत तेज़ी से ख़त्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। गुणवत्ता की वजह से आज ये हालत हो गई, ज़मीन में एरियन प्रोसेस कम हो गया और उसकी वजह से सॉइल डिग्रेड हो गई। विशेषज्ञों के मुताबिक जिस तरह से इन पर्यावरणविदों की सोच में बदलाव हुआ है और ये आंदोलन के साथ नजर आने की कोशिश कर रहे हैं, वो कई सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल के पूर्व COO महेंद्र गुलाटी ने इस बारे में कई अहम सवाल उठाए हैं। उन्होंने पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग को भी चिट्ठी लिखी थी। देश के 90% किसानों को MSP से कोई फायदा नहीं होता। बिचौलिए MSP से काफी कम दाम पर खरीद लेते हैं। बिचौलिए हरियाणा, पंजाब, यूपी में सरकारी सेंटर पर बेच देते हैं। भारत में 90% भूजल खेती के लिए इस्तेमाल होता है। 2030 तक देश के 65% भूजल स्तर का ज्यादातर दोहन हो चुका होगा। सिंगू बॉर्डर पर ज़्यादातर संख्या पंजाब के किसानों की है। वहाँ की सरकार और किसान तो अपने राज्य के बारे में सही चीज़ जानते हैं, लेकिन क्या
पर्यावरण के नाम पर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले पर्यावरण प्रेमी भी वहाँ के तथ्यों को जानते हैं। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि पंजाब की 82% ज़मीन के नीचे से भूजल स्तर काफ़ी कम हो चुका है। यही नहीं, करीब 100 स्थानों पर भूजल का दोहन ज़रूरत से ज़्यादा हो चुका है। ये पंजाब समेत बाकी इलाके के पर्यावरण के लिए भी बेहद चिंता वाली बात है। पर्यावरणविद महेंद्र गुलाटी ने किसान आंदोलन के नाम पर देश विरोधी एजेंडे में शामिल पर्यावरण एक्टिविस्ट को लेकर दूसरा मुद्दा पराली का उठाया है। उन्होंने पूछा है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में करीब 100 मीट्रिक टन पराली जलाई जाती है, जिससे बड़ी आबादी और पर्यावरण को परेशानी झेलनी पड़ती है। हर साल इसकी वजह से 22 लाख बच्चों को सांस की बीमारी हो जाती है। मैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्सपर्ट के बतौर टेक्निकल कमेटी ऑन डाइवर्सिफिकेशन पंजाब में जब पार्टिसिपेट की है मीटिंग, उनमें हर वक्त एनवायरमेंटलिस्ट ने पानी का मुद्दा उठाया, सोयल का मुद्दा उठाया और हर बार कहा कि आप इस साइकिल को तोड़िए, किसी भी तरह गेहूं और चावल के साइकिल को तोड़िए। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में हो रहे किसान आंदोलन पर बीजेपी के करीब 100 नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की, जिसमें उन्होंने इस आंदोलन को राजनीतिक बताया और ये कहा कि लेफ्ट पार्टियों का मकसद बीजेपी की विचारधारा को खत्म करना है। जिसके बाद अमित शाह ने सभी नेताओं को गांव-गांव जाकर जमीन पर काम करने के निर्देश दिए और किसानों के बीच जाकर कृषि सुधारों के फायदे बताने को कहा। अमित शाह ने यह भी कहा कि आंदोलन का किसानों से कोई मतलब नहीं है। इस बैठक में बीजेपी से जुड़े किसान नेताओं को बुलाया गया है। खबर है कि बीजेपी कृषि सुधार कानूनों की बारीकियों को समझते हुए एक बुकलेट भी तैयार कर रही है, जिसमें इन कानूनों के बारे में आसान शब्दों में समझाया जाएगा और बीजेपी के नेता इस बुकलेट को लेकर किसानों के बीच जाएंगे और उन्हें कृषि सुधारों के फायदे गिनाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह 18 और 19 फरवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी के बड़े नेता लगातार पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं को जोश उनमें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले अमित शाह 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता तैयारियों में जुट चुके हैं। 10 दिन में दूसरी बार गृह मंत्री अमित शाह यात्रा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। काकद्वीप से कोलकाता तक का मैसिव प्लान है क्या? देखिए, अभी हमारे जो वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, इनका जो कार्यक्रम हो रहा है, लोक संपर्क का कार्यक्रम हो रहा है। मास रैली में अभी तो गए नहीं। और ये जो 5 यात्रा, परिवर्तन यात्रा यहाँ निकलने वाला है, 4 निकल चुकी है, एक अंतिम 18 तारीख को गृह मंत्री के हाथ से उसका शुभारंभ होगा। तो ये जनजागरण का कार्यक्रम है और जनसंपर्क का कार्यक्रम है और उसी के सिलसिले में अलग अलग मठ मंदिरों में बंगाल के जो सांस्कृतिक केंद्र है, जो धार्मिक केंद्र है, लोगों की आस्था जुड़ी है, वहाँ भी जाते हैं, वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस बार की प्रवास में उनका भारत सेवा संघ के मुख्यालय में जाएंगे बालीगंज में। दूसरा, कपिल मुनि जी गंगा सागर में जो आश्रम है, उनका आशीर्वाद लेके काकद्वीप से एक अंतिम यात्रा का प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार सामाजिक कार्यक्रम ही जा रहा है। सर, ये बताइए कि कोलकाता वीक पॉइंट रहा है बीजेपी का, कैसे उसको साधने की कोशिश की जा रही है आपके इस अटेम्प्ट के जरिए, आपकी पार्टी के? देखिए, कोलकाता में हमको हमेशा अच्छा वोट मिलता है, लेकिन जीत नहीं पाए हम लोग। उसका अलग अलग कारण था, हमारी भी कमजोरी थी। इस बार मैंने ये जो सुबह 4 चक्कर करता हूँ, आज भी जाने वाला हूँ, तो जो 10, 15, 20, 50 लोग बैठ के हम लोग मोड़ में चाय पीते थे, आज वो एक पब्लिक मीटिंग 500-1000 लोग आ जाते हैं सुबह। तो पिछले 6 महीना से लगातार प्रयास करके हम लोग कोलकाता में संगठन खड़ा किया है। भाई का वातावरण अभी भी है। एमसीसी लगते देखिए, रास्ता में लोग आ जाएंगे और कोलकाता एकदम बदलेगा। लोगों को डरा धमका करके ज़्यादा दिन नहीं रख पाएंगे। सर, एक अंतिम सवाल है, तो क्या काकद्वीप के जरिए कोलकाता तक का कितनी सीटों का बीजेपी एम कर रही है इस बार चुनाव में? सच बोले तो साउथ ईस्ट चुनाव भी हमारे संगठन की दृष्टि से कमज़ोर था और इसलिए ये जो यात्रा निकलेगा गंगा सागर से, ये पूरा उसको परिक्रमा करते हुए कोलकाता को भी कवर कर लेगा और इसके बाद अगले महीना शुरू होते ही देखेंगे पूरा यहाँ की वातावरण बदल जाएगी। तो ये थे बीजेपी अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के आत्मविश्वास से लबरेज और इनका यही कहना था कि अच्छा प्रदर्शन इस यात्रा के बाद होगा, कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा। बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो नदी की धारा मोड़ दें। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 20 फरवरी को शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए एक बालक जो कि है दिमागी तौर पर धनी, जिसे कह सकते हैं 6 साल का चाचा चौधरी। बेंगलुरु में रहने वाला ऋषि शिव प्रसन्ना
180 IQ के साथ मेंसा इंटरनेशनल क्लब में शामिल होने वाला सबसे छोटा हिंदुस्तानी है। उसे ये सर्टिफिकेट उस वक्त मिला जब वो सिर्फ 4 साल 11 महीने का था। इस बच्चे का दिमाग इतना तेज है कि ये इसी बात से समझा जा सकता है कि सिर्फ 2 साल की उम्र में उसने पढ़ना शुरू कर दिया और 5 साल का होते होते उसे हैरी पॉटर की पूरी सीरीज पढ़ डाली। इतना ही नहीं, लर्न विटामिन्स विद हैरी पॉटर नाम की किताब भी उसने लिख डाली। ऋषि सबसे छोटी उम्र का सर्टिफाइड एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर है, 2 ऐप बना चुका है। ये बच्चा सबसे कम उम्र का यूट्यूबर भी है जिसका यूट्यूब पर अपना चैनल है। 20 फरवरी शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर मिलिए इस विलक्षण बच्चे से जरूर देखिए बायजूस यंग जीनियस।